ये कहानी फ्यूचर यानी काफी आगे के टाइम की है, जहाँ दुनिया को हम तबाह हुआ देखते हैं। अब जमीन की ऐसी हालत कैसे हुई और किस तरह लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत फ्यूचर की दुनिया को दिखाने से होती है, जब पूरी दुनिया का माहौल और हर चीज काफी खराब हो गई थी। दरअसल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करने की कोशिश की थी। उन्होंने पेड़ पौधों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें बदलने की कोशिश की, पर उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पौधों के डीएनए को तो बदल दिया, पर वो इतने खतरनाक हो गई कि इंसानों की जान की ही दुश्मन बन गई। उन्होंने बुरी तरह चुन चुन कर इंसानों को शिकार बनाया, जिससे हालात इतनी खराब हो गई कि जमीन अब ऐसी बन गई है और ये खतरनाक वायरस हर तरफ फैल गया। जाहिर है ऐसी हालात में सरवाइव करना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी, जिस वजह से इंसानों ने भी खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। जैसे कि अमीर पैसे वाले लोग आम लोगों से अलग एक कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं, जिसका नाम सिटाडेल था। सिटाडेल कॉलोनी का माहौल बाहरी दुनिया की निस्बत काफी अलग था। वो रहने लायक था और वहाँ किसी चीज की तंगी नहीं। वहाँ की जमीनें भी काफी अच्छी थी। साथ ही सिटाडेल के लोगों ने अपने बीजों को ऐसे बदल दिया था कि वो कुछ भी उगा सकते थे। मगर सिटाडेल के लोग बाहर के लोगों को बीज तभी दिया करते थे जब उन्हें उनके खून या ऑर्गन जिसके किसी हिस्से की जरूरत होती। खून और ऑर्गन के बदले बाहर वाले बेचारे लोगों को बीज हासिल करने पड़ते थे। मगर उन बीजों को भी सिटाडेल वालों ने इस तरह लॉक किया था कि बाहर के लोगों को बस एक ही तरह की फसल मिल सकती थी, और कुछ बीजों को तो अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ती थी, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसे में बाहर के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम वेस्पर था, यानी जिसके नाम पर ये मूवी बनी है। वेस्पर बाहरी दुनिया में अपने पैरालाइज डैड के साथ रहती थी। उसके डैड चल फिर नहीं सकते थे, उनकी हालत भी बहुत खराब थी। अब उसके डैड पहले सिटाडेल वालों के लिए ही काम करती थी और वही रहा करती थी, पर धीरे धीरे जब उसकी डैड पैरालाइज हुई तो सिटाडेल वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के तौर पर उन्हें बस एक ड्रोन जैसा दिखने वाला रोबोट दिया, ताकि इसके जरिए वो किसी से मदद मांगने के लिए राब्ता कर सके। अब इस ड्रोन रोबोट में वेस्पर के डैड के दिमाग का कुछ हिस्सा डाल दिया गया था और उनका बाकी सारा जिस्म तो बेड पर ही पैरालाइज हालत में पड़ा हुआ था। हम देख पाते हैं कि वेस्पर एक काफी ज़हीन और बहादुर लड़की है। वो अच्छे से जानती है कि इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। उसने अपनी छोटी सी लैब बनाई हुई थी, जहाँ वो अपने हिसाब से पेड़ पौधों को जेनेटिक बदलती रहती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। साथ ही वो अपने डैड को जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए उनका इलाज कर रही थी, जिसके लिए मशीन की जरूरत होती थी, क्योंकि तभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता था, और ऐसे उसके फादर अभी तक जिंदा थे। अब एक दिन वेस्पर जब ड्रोन रोबोट के साथ घर आ रही थी, तो उसने देखा कि मेरे डैड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी किसी ने चुरा ली है। इससे वेस्पर परेशान हो गई और अब उसे ना चाहते हुए भी अपने अंकल से मदद लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही बुरा इंसान है, और वो उसके पास चली जाती है। असल में उसका अंकल एक ऑर्फनेज को चलाया करता था, यानी जहाँ बेघर बच्चों को रखा जाता है। वो बच्चों को अपने मकसद के लिए ऐसे इस्तेमाल करता था कि उन बच्चों की खून और ऑर्गन के बदले वो सिटाडेल वालों से लेन देन किया करता था, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अब वेस्पर अपने अंकल की हाँ कर देखती है कि कुछ लोग एक जग को मार रहे हैं। जग दरअसल इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे, जिन्हें सिटाडेल वाली अपने रोजमर्रा के काम करवाने के लिए बनाया करती थी। वेस्पर के अंकल ने इस जग को वहाँ से खरीदा था, पर अब जब वो उसके किसी काम की नहीं रही तो वो उसे मरवा देता है। और वेस्पर अपने अंकल को बताती है कि मुझे अपने डैड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, जिसके लिए वो अपना खून देने को भी तैयार हो जाती है। अब उसका अंकल खून तो ले लेता है, लेकिन बैटरी लेने के लिए उसे 2 दिन के बाद आने का टाइम देता है। वेस्पर कहती है कि 2 दिन तो बहुत ज्यादा होंगे, मेरे डैड नहीं रुक सकते। पर जब अंकल नहीं सुनता तो वो जबरदस्ती बैटरी चुरा कर भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी ऐसा कर नहीं पाती और अंकल उसे पकड़ लेता है। वो फिर वेस्पर को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब थोड़ी देर बाद वेस्पर चुपके से अंदर घुस जाती है। उसे ऐसा करते हुए एक बच्चे ने देख लिया था, पर वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब सबसे पहले वेस्पर यहाँ से बैटरीज चुराती है, जिसके बाद कई सारे बीज भी ले लेती है, जो उसके अंकल ने सिटाडेल वालों से ही लिए थे। जिसके बाद वो सीधा अपने घर भाग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद वेस्पर देखती है कि सिटाडेल वालों के यहाँ से एक प्लेन उड़कर बाहर आया है, लेकिन वो कुछ दूरी के फासले पर ही तबाह हो जाता है। इसलिए वेस्पर फौरन उस तरफ भागती है, जहाँ उसे प्लेन के पास जख्मी हालत में एक औरत मिलती है, जिसका नाम कैमिला था। वो बेहोशी की हालत में थी। वेस्पर जल्दी से उसे सहारा देकर उठाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कैमिला का इलाज करती है, उसकी मरहम पट्टी करती है, जिस वजह से कैमिला की तबीयत में सुधार आया और वो कल को ठीक से उठकर खड़ी हो जाती है। वो वेस्पर से कहती है कि मेरे साथ मेरे डैड, तुम जाकर उन्हें भी ढूंढो, क्योंकि हम सिटाडेल के रहने वाले हैं।
तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को भी अपने साथ वहाँ ले चलेंगे ताकि तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से वहाँ पर गुजार सको। अब ये सुनकर वेस्पर फौरन ही उसके डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसने कैमिला के डैड को देख ही लिया था, लेकिन वेस्पर के उनके पास पहुँचने से पहले उसका अंकल उनके पास पहुँच जाता है। वेस्पर के अंकल ने पहचान लिया था कि ये आदमी सिटाडेल से आया है। वो उनके पास स्कार्फ भी देख लेता है तो उसे पता चल गया कि इस आदमी के साथ यहाँ कोई औरत भी है, जिसके बारे में वेस्पर का अंकल पूछता है, लेकिन उसके डैड अपनी बेटी कैमिला के बारे में उसे कुछ नहीं बताते। इसी वजह से वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। जो देखकर फौरन वेस्पर भागकर आई उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंकल ने कैमिला के डैड को मार दिया था और वेस्पर को भी वो साइड में धक्का दे देता है। अब ये देखकर वेस्पर फैसला करती है कि मैं कैमिला को उसके डैड की मौत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए घर आकर वो कैमिला से झूठ बोल देती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, इसलिए कल मैं उन्हें फिर ढूंढने जाऊंगी। यहाँ कैमिला वेस्पर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब वेस्पर बताती है कि मेरी मॉम को भी ये खतरनाक वायरस लग गया था पर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बन पाया, इसीलिए वो हमें छोड़कर एक बागी ग्रुप के पास चलेंगे ताकि हमें ये वायरस न लग जाए क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब भी वायरस से इन्फेक्टेड है। उस बागी ग्रुप का नाम पिलग्रिम्स होता है। पिलग्रिम्स के लोग अपनी अलग दुनिया बसा कर रहते हैं और उन्हें बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं होता और वो हर चीज यहाँ तक कि कबाड़ को भी जमा करती रहती थी। अब टाइम के साथ साथ वेस्पर और कैमिला के बीच माँ और बेटी जैसा रिश्ता बनने लगता है। वेस्पर उसे अपनी लैब भी दिखाती है जहाँ उसने जेनेटिक बदलाव किए हुए पौधे भी उगा रखे थे जो अब काफी बड़ी हो गई थी, जिन्हें देखकर कैमिला काफी हैरान भी हुई, साथ ही उसकी जहानत से वो काफी मुतासिर भी होती है। अब एक दिन वेस्पर फैसला करती है कि मुझे कैमिला को उसके डैड की मौत के बारे में बता देना चाहिए, इसलिए वो कैमिला को उनकी लाश के पास लेकर आई जिन्हें मरा हुआ देखकर वो काफी टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है। तब वेस्पर बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है। जिस दौरान वो कैमिला की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखती है। वेस्पर इस बारे में जब उसे पूछती है तो कैमिला ये राज खोलती है कि मैं असल में एक जग हूँ जिसे सिटाडेल में बनाया गया था और जिस आदमी ने मुझे बनाया था मैं उसे अपना फादर कहा करती थी, इसलिए उनकी मौत से मुझे इतना दुख पहुंचा। अब कैमिला बाकी जग की निस्बत काफी होशियार और एक्टिव जग थी, साथ ही उसके अंदर इंसानों जैसे इमोशंस जज्बात भी थे, इसलिए सिटाडेल वाले उसे मारना चाहते थे। उसे बचाने के लिए उस दिन कैमिला के डैड प्लेन के जरिए सिटाडेल से भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका प्लेन तबाह हो गया, इस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे। कैमिला वेस्पर से कहती है कि मुझे एक और बात के लिए माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम तुम्हें और तुम्हारे डैड को सिटाडेल लेकर जाएंगे। अब जाहिर है हम वहाँ से भाग गए थे तो वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि तुम डैड को ढूंढ लो। ये सुनकर वेस्पर को काफी बुरा लगता है। वो कैमिला से नाराज होकर उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है क्योंकि उस बात के बाद मैंने तुम्हें आखिरी उम्मीद समझना शुरू कर दिया। घर आने के बाद वेस्पर के डैड ड्रोन रोबोट के जरिए वेस्पर से बात करती है और उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें कैमिला को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो इस टाइम काफी दुखी है, टूटी हुई है। तब अपने डैड की बात मानकर वेस्पर उसे माफ कर देती है और उसके साथ बात करने लगती है। अब एक दिन वेस्पर को याद आया कि क्योंकि कैमिला भी सिटाडेल से आई है तो हो सकता है कि इसके खून, डीएनए और सेल से लॉक हुई बीजों को अनलॉक किया जा सके, लॉक्स को तोड़ा जा सके जिससे बीज इस्तेमाल के काबिल बन जाएंगे। वेस्पर ऐसा करती भी है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से वेस्पर मायूस और परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर कैमिला एक म्यूजिक बजाती है जो उसे उसके डैड ने सिखाया था, तो उनके बचते ही कैमिला की सेल की मदद से वो बीज अपने आप ही अनलॉक हो जाते हैं। यानी इसका मतलब था कि इस धुन में बीजों को अनलॉक करने का कोड था और इसी वजह से कैमिला के डैड ने उसे म्यूजिक सिखाया था। वेस्पर ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब इन बीजों की मदद से जितने चाहे और जो जो चाहे वो फसल उगा सकती है, जिससे हम भी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हैं सिटाडेल जैसी, और हमें वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दिन जब वेस्पर घर पर नहीं थी तो यहाँ उसका अंकल आ जाता है। वो जब कैमिला को यहाँ देखता है तो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर जब उसकी नजर कैमिला के गर्दन पर बने निशान पर गई तो उसे ये जानने में देर नहीं लगती कि ये लड़की असल में एक जग है। लेकिन इससे पहले वो कैमिला के साथ कुछ करता यहाँ तभी वेस्पर भी आ जाती है और ये दोनों उसके अंकल पर हमला कर देती हैं और दोनों मिलकर उसे काबू कर लेती हैं। अब वेस्पर अपने अंकल को नहीं मारती, वो उसके सामने एक शर्त रख देती है कि अगर तुम सिटाडेल के लोगों को
कैमिला के बारे में कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें उन बीजों को अनलॉक करने का फॉर्मूला बताऊंगी, जिससे तुम और तुम्हारे ऑर्फनेज के बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। अब पहले तो उसका अंकल शर्त के लिए मान जाता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा इनाम पाने की लालच आ गई थी, इसलिए वो घर वापस आकर सिटाडेल वालों से राब्ता करता है और उन्हें वहाँ कैमिला और बीजों के अनलॉक होने के बारे में बता देता है। इसलिए रात होते ही सिटाडेल के रेंजर्स अंकल के पास आए। वो सबसे पहले उसे मारते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बीजों के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। जिसके बाद वो वेस्पर के घर की तरफ बढ़ते हैं। उनके आने की खबर वेस्पर और कैमिला को भी हो गई, इसलिए कैमिला फैसला करती है कि मैं खुद को रेंजर्स के हवाले कर दूंगी, जिससे होगा ये कि वो लोग वेस्पर को छोड़ देंगे और मेरे साथ जो उनका दिल चाहे वो कर लेंगी। जिस पर वेस्पर के डैड दोनों को कहते हैं कि वो लोग तो वैसे भी वेस्पर को मार ही देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उसके पास बीजों को अनलॉक करने का कोड जो आ गया है। इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, ताकि जब रेंजर्स यहाँ आए तो तुम्हें ना पाकर वो वापस चले जाएं। इसलिए दोनों ऐसे ही करती हैं और कुछ चीजें लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। उधर जैसे ही रेंजर्स वेस्पर के घर में आए, वैसे ही उसकी डैड अपने ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम ऑन कर देते हैं, यानी बॉम्ब के साथ खुद को उड़ा देने वाला सिस्टम, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और होता ये है कि वेस्पर के डैड समेत ही कई सारे रेंजर्स मारे जाते हैं। ये सब कुछ वो दोनों भी दूर से देख रही थी। अपने डैड की मौत से वेस्पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो पूरी तरह टूट गई। तब कैमिला बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्पर ने उसे संभाला था। लेकिन कुछ रेंजर्स जो बच गए थे इनका पीछा करने लगते, क्योंकि उन्होंने दोनों को देख लिया था, जिस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब ये लोग जहरीले पौधों के बीच में आ गए थे, इनके पीछे रेंजर्स भी थे, और क्योंकि कैमिला को इन जहरीले पौधों के बारे में पता था, इसलिए वो दो रेंजर्स को यह फंसा कर मार देती है। जिसके बाद इन्हें दो और प्लेन्स के आने की आवाज सुनाई दी, यानी कि इतनी आसानी से वो कैमिला की जान छोड़ने वाली नहीं थी। ये बात कैमिला को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो फैसला करती है कि अब मैं खुद को रेंजर्स के हवाले कर दूंगी, ताकि वेस्पर उन बीजों के साथ आसानी से यहाँ से निकल सके। पर वेस्पर उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन कैमिला ने तो फैसला कर लिया था जाने का। अब कैमिला के पास किसी को भी सुलाने की ताकत थी, जिस ताकत से वो वेस्पर को भी गहरी नींद में सुला देती है। और अगली सुबह जब वेस्पर की आँख खुली, वो देखती है कि कैमिला यहाँ पर नहीं है, जिसका मतलब साफ था कि वो रेंजर्स के साथ सिटाडेल वापस जा चुकी है। और वेस्पर भी अपने घर आती है, जहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। वो अपने घर की जमीन में कुछ बीज गाड़ देती है ताकि यहाँ फसल उग सके। तभी उसके पास कुछ बच्चे आ जाते हैं, जो दरअसल उसके अंकल के ऑर्फनेज के बच्चे थे। अब उन बच्चों को लेकर वेस्पर पिलग्रिम्स यानी बागी ग्रुप के पीछे जाती है, ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। जहाँ आकर वो देखती है कि पिलग्रिम्स ने कबाड़ इकट्ठा करके एक काफी बड़ी टावर जैसी बिल्डिंग बनाई हुई है, जिसके ऊपर वेस्पर चढ़ के उसके बिल्कुल ऊपर आ जाती है, और उसके पास जो बीज थे वो उन्हें हवा में फेंककर चारों तरफ फैला देती है, जिसका मतलब था कि आने वाले वक्त में यहाँ चारों तरफ इस तरह की फसलें उग जाएंगी जिसे इंसान खा सकते हैं, जिससे सब ठीक हो जाएगा और जिंदगी जीने के लायक बन जाए एक बार फिर से। और इसी उम्मीद के साथ ही ये फिल्म, ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।